हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर अर्चना पुरोहित। लास्ट वीडियो में हमने देखा था सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन के बारे में। सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन के अंदर क्या होता है, पर्टिकुलर एक न्यूक्लियोटाइड जो होता है वो दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ सब्स्टिट्यूट हो जाता है। आज हम बात करते हैं फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन दो प्रकार से होता है, डिलीशन और इंसर्शन। इसके अंदर क्या होगा, या तो कोई न्यूक्लियोटाइड डिलीट हो जाएगा या फिर कोई न्यूक्लियोटाइड जो होगा वो ऐड हो जाएगा। तो जहाँ पर डिलीशन हुआ है, यहाँ जहाँ पर एडिशन हुआ है, उसके आगे का पूरा की पूरा फ्रेम जो होता है वो चेंज हो जाता है। दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। तो हम इसको देखते हैं। डिलीशन म्यूटेशन क्या है? वे म्यूटेशन जो एक या अधिक न्यूक्लियोटाइड के डिलीशन से उत्पन्न होते हैं उन्हें डिलीशन म्यूटेशन कहते हैं। इसके कारण कोडोन्स चेंज हो जाते हैं और एमिनो एसिड का सीक्वेंस जो होता है वो पॉलीपेप्टाइड चेन में चेंज हो जाता है। इसी प्रकार से है इंसर्शन डिलीशन, इंसर्शन म्यूटेशन। इसके अंदर क्या होगा, एक या अधिक न्यूक्लियोटाइड्स डीएनए में जुड़ जाते हैं, इन्हें इंसर्शन म्यूटेशन कहते हैं। इसके कारण एक या अधिक न्यूक्लियोटाइड्स जुड़ते हैं और कोडोन में चेंज आ जाता है, जिससे कि अमीनो एसिड की जो चेन होती है वो चेंज हो जाती है। मैकेनिज्म ऑफ ओरिजिन ऑफ फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। एक्रिडिन डाई जो होते हैं एडिशन या डिलीशन म्यूटेशन इंड्यूस कर सकते हैं। यह डाई 5 एमिनो एक्रिडिन और प्रोफ्लेविन होते हैं। ये डाइस दो प्यूरिन्स के बीच में इंटरकैलेट हो जाते हैं, जिसके कारण इनके बीच की डिस्टेंस जो होती है वो बढ़ जाती है। इसीलिए डीएनए रेप्लिकेशन के समय एक बेस का एडिशन या डिलीशन हो जाता है। इंटरकैलेट डीएनए डबल स्टैंडर्ड की दृढ़ता को बढ़ा देता है, साथ ही इसके अरेंजमेंट जो होता है उसको भी डिस्टर्ब कर देता है। म्यूटेशंस क्या होते हैं? अभी तक हमने बात करी थी म्यूटेशंस, तो उसमें सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन कोई भी हो, अल्टीमेटली उसका एम क्या रहता है, एमिनो एसिड सीक्वेंस जो होता है वो चेंज हो जाता है, जिससे बनने वाला प्रोटीन जो है वो बदल जाता है। म्यूटेशंस क्या होते हैं? वे फैक्टर जो कि म्यूटेशंस को प्रेरित करने की क्षमता रखते हैं उन्हें म्यूटेशंस कहते हैं। इन्हें दो ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, फिजिकल एंड केमिकल म्यूटेशंस। फिजिकल म्यूटेशंस क्या होते हैं? H.J. मूलर ने सबसे पहले मक्खियों में एक्सरेज के द्वारा आर्टिफिशियली म्यूटेशंस को प्रेरित किया था। बाद में L.J. स्टैडलर ने जौ में, मक्का में एक्सरे से म्यूटेशंस को प्रेरित किया। विभिन्न प्रकार के रेडिएशंस जो होते हैं वो म्यूटेशंस को इंड्यूस करने की क्षमता रखते हैं, इन्हें ही हम क्या कहते हैं, फिजिकल म्यूटेशंस। यूवी रेज, एक्स रेज, गामा रेज, कॉस्मिक रेज, ये रेडियो आइसोटोप्स आदि के डिग्रेडेशन से उत्पन्न म्यूटेशंस को प्रेरित कर सकते हैं। फिजिकल म्यूटेशंस को उत्पन्न करने वाले रेडिएशंस को हम दो भागों में डिवाइड करते हैं, आयनाइजिंग और नॉन आयनाइजिंग। आयनाइजिंग आप सबको पता है क्या होते हैं, वे रेडिएशंस जो कि मार्ग में प्रेजेंट परमाणुओं का आयनाइजेशन कर देते हैं उन्हें आयनाइजिंग रेडिएशंस कहते हैं। इनकी पेनिट्रेशन पावर अधिक होती है, इसीलिए इनके द्वारा सीड्स में म्यूटेशंस प्रेरित किए जाते हैं। सेकेंड हम देखते हैं नॉन आयनाइजिंग रेडिएशंस। इनकी पेनिट्रेशन पावर कम होती है, ये अल्ट्रावायलेट रेज से उत्पन्न होते हैं। इनकी वेवलेंथ 100 to 3900 एंगस्ट्रॉम तक होती है। ये स्पेसिफिकली डीएनए में उपस्थित प्यूरिन्स और पिरिमिडिन्स के द्वारा एब्जॉर्ब किए जाते हैं। जनरली ये म्यूटेशंस माइक्रोब्स में म्यूटेशन प्रेरित करने में अधिक सहायक होते हैं। अल्ट्रावायलेट रेज का म्यूटेशन क्रिया का डीएनए पर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इफेक्ट दो प्रकार से होता है। फर्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ पायरिमिडिन डाइमर्स एंड सेकेंड है फॉर्मेशन ऑफ पायरिमिडिन हाइड्रेट्स। इन दोनों के कारण ही डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो होता है वो रेप्लिकेशन को प्रेरित करने में असमर्थ हो जाता है। यूवी रेज का उपयोग सामान्यतः उस मटेरियल को ट्रीट करने के लिए किया जाता है जिसमें न्यूक्लियस जो है सेल सरफेस से बहुत दूर स्थित नहीं होता है, क्योंकि इनकी पेनिट्रेशन पावर कम होती है। यूवी रेज के द्वारा पॉलन ग्रेन्स के न्यूक्लियाइज में आसानी से म्यूटेशन किया जा सकता है। साथ ही साथ प्रोकैरियोट्स में भी इनके द्वारा आसानी से म्यूटेशंस किए जा सकते हैं। नीचे देखो जो डायग्राम दे रखा है उसके अंदर जैसे साइटोसिन है, अल्ट्रावायलेट रेज इसके साथ जुड़ जाएंगी, इनका हाइड्रेशन हो जाएगा, तो ये हो गया साइटोसिन हाइड्रेट। इसी प्रकार से जैसे दो थाइमिन के मॉलिक्यूल हैं, अल्ट्रावायलेट रेज के इफेक्ट से क्या बन जाता है, थाइमिन डाइमर का फॉर्मेशन हो जाता है। फिजिकल रेज जो है इनका इफेक्ट प्राइमरीली आयनाइजेशन द्वारा उत्पन्न होता है।
रेडिएशंस के जेनेटिकल इफेक्ट डीएनए मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर में परिवर्तन के रूप में ऑब्जर्व होते हैं। ये चेंजेस निम्नलिखित प्रकार से हो सकते हैं। फर्स्ट, चेंज इन अ बेस, लॉस ऑफ ए बेस, डीएनए के कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड्स का टूटना, सिंगल या डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में बैरियर एंड प्रोटीन्स जो होती हैं उनमें लिंकेज या हाइब्रिड लिंकेज आ जाता है। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो रेडिएशन म्यूटेशंस को स्टिमुलेट करते हैं? फॉर एग्जांपल, सेल डिवीज़न कौन सी स्टेट में है, ऑक्सीजन कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज, साइज, ह्यूमिडिटी एंड पोजीशन ऑफ न्यूक्लियस। अब हम बात करते हैं केमिकल म्यूटेशंस की। रेडिएशंस के अलावा दूसरे प्रकार के म्यूटेशन पदार्थ भी हैं जो कि म्यूटेशंस को प्रेरित करने के लिए काम में लिए जाते हैं। ब्रिटिश महिला सी आरेबैक ने सबसे पहले बताया कि केमिकल्स द्वारा भी म्यूटेशंस प्रेरित किए जाते हैं। इन्हें 5 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है बेस एनालॉग। बेस एनालॉग क्या होते हैं? वो फैक्टर्स जिनकी स्ट्रक्चर जो होती है वो बेस के जैसी ही होती है, चाहे यूरेसिल, थाइमिन, एडेनिन, किसी न किसी जैसी उनकी स्ट्रक्चर होती है। तो वो उनसे क्या करते हैं, कंपटीशन करते हैं जुड़ने के लिए, और जब उनकी जगह कोई दूसरा जुड़ जाता है तो वहीं पर म्यूटेशन हो जाता है। यहाँ पर हम एक एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल 5 ब्रोमोयूरेसिल, 5 क्लोरोयूरेसिल, आयोडोयूरेसिल, 2 एमिनोप्यूरिन, 2 6 डाईएमिनोप्यूरिन एक्सेट्रा। ये पदार्थ सारे के सारे क्या कर लेते हैं, एडेनिन के साथ पेयर कर लेते हैं और नए बने डीएनए स्ट्रैंड में थाइमिन की जगह ले लेते हैं। तो जब जैसे ही आ जाएंगे, मान लो एडेनिन से क्या जुड़ गया, 5 ब्रोमोयूरेसिल जुड़ गया, ठीक है। तो नेक्स्ट स्ट्रैंड में अब क्या होगा, इस 5 ब्रोमोयूरेसिल से कोई भी या किसी भी तरह का एडेनिन जो होगा वो नहीं जुड़ेगा, वहाँ पर स्पेस जो होगा वो खाली रह जाएगा। ये ड्यूटोमेरिक या टॉटोमेरिक शिफ्ट द्वारा भी अन्य बेसिस से पेयरिंग कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक शुगर जुड़ी हुई है, ये 5 ब्रोमोयूरेसिल जो होता है वो थाइमिन से जाकर के जुड़ जाता है। एल्काइलेटिंग एजेंट्स क्या होते हैं? कई केमिकल्स रिएक्टिंग एल्किल जैसे कि मिथाइल, इथाइल डीएनए के बेस और फॉस्फेट ग्रुप्स को रिप्लेस कर देते हैं। इन पदार्थों को एल्काइलेटिंग एजेंट और इस क्रिया को एल्काइलेशन कहते हैं। देखो यहाँ पर एक डायग्राम दिया गया है। बेस मूल जो है वो ग्वानिन यहाँ पर दिखाया गया है, फिर इसका क्या हो गया, यहाँ पर एल्काइलेशन हो जाता है, ये यहाँ से रिप्लेस हो जाएगा, CH3 यहाँ पर जुड़ जाता है और ग्वानिन साइटोसिन जो होता है वो संभवतः किसमें कन्वर्ट हो जाता है, एडेनिन थाइमिन में कन्वर्ट हो जाता है। ग्वानिन की स्ट्रक्चर किस में कन्वर्ट हो गई है, थाइमिन में कन्वर्ट हो जाती है। तो इसीलिए अब ग्वानिन से क्या जुड़ेगा, ग्वानिन से क्या जुड़ना चाहिए था, साइटोसिन जुड़ना चाहिए था, लेकिन क्योंकि अब यहाँ पर थाइमिन आ गया है, चेंज हो गया उसका फॉर्म, तो यहाँ पर क्या जुड़ जाएगा, एडेनिन जुड़ जाएगा। एल्काइलेशन क्रिया के द्वारा एक एल्काइल रेडिकल डीएनए के एक अणु से हाइड्रोजन को हटा देता है, जैसे कि मस्टर्ड गैस, एपॉक्सीडेज एक्सेट्रा। विभिन्न प्रकार के जेनेटिकल इफेक्ट उत्पन्न होते हैं। फॉर एग्जांपल बेस पेयर्स का ट्रांजिशन, जिसमें कि प्यूरिन जो होता है उसका रिप्लेस एक दूसरी प्यूरिन से और पिरिमिडिन का रिप्लेस एक दूसरी पिरिमिडिन से हो जाता है। ट्रांसवर्जन में प्यूरिन की जगह पिरिमिडिन और पिरिमिडिन की जगह प्यूरिन आ जाता है। एडिशन या डिलीशन में चेंज हो जाता है। इस प्रकार के चेंजेस आ जाते हैं। नेक्स्ट है डीएमिनेशन। डीएमिनेशन नाइट्रस एसिड क्या है, एक स्ट्रॉन्ग म्यूटाजन है। ये रेप्लिकेटिंग नॉन रेप्लिकेटिंग दोनों डीएनए पर कार्य करता है और बेसिस को ऑक्सीडाइज करके इस पर से NH2 ग्रुप को हटा देता है। ये साइटोसिन, एडेनिन, ग्वानिन का ऑक्सीडेशन डीएमिनेशन कर देता है। इनका एमिनो ग्रुप जो होता है वो कीटो ग्रुप के द्वारा हटा दिया जाता है, जिससे कि यूरेसिल, हाइड्रोजैंथिन और जैंथिन का उत्पादन होता है। फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पर साइटोसिन दिया हुआ है, मेन जो हमारा बेस है वो क्या है, साइटोसिन है, ठीक है। इसका डीएमिनेशन हो गया, ये किस में कन्वर्ट हो गया, यूरेसिल में कन्वर्ट हो गया। अब यूरेसिल किससे जुड़ेगा, एडेनिन से जुड़ेगा, ठीक है। तो क्या हो गया था, साइटोसिन था, साइटोसिन को किससे जुड़ना था, ग्वानिन से जुड़ना था, ठीक है। तो जैसे ही साइटोसिन यूरेसिल में कन्वर्ट होता है, यूरेसिल किससे जुड़ जाता है, अब एडेनिन से। तो अब एडेनिन आगे किससे जुड़ेगा, थाइमिन से जाकर के जुड़ता है, ओके। नेक्स्ट है एक्रिडिन डाइज। ये भी म्यूटेशंस के जैसे कार्य करते हैं। फॉर एग्जांपल 5 एमिनो एक्रिडिन, प्रोफ्लेविन एक्सेट्रा।
ये दो प्यूरिन्स के बीच में इंटरकैलेट हो जाते हैं, जिसके कारण इनकी डिस्टेंस बढ़ जाती है और डीएनए स्ट्रैंड में क्या आ जाता है, एडिशन या डिलीशन हो जाता है। ये हम पहले भी देख चुके हैं। दूसरे म्यूटाजेंस क्या हैं, हाइड्रोक्सिलामीन NH2OH साइटोसिन के क्या करता है, ये एमिनो ग्रुप का हाइड्रोक्सिलेशन कर देता है, जिससे कि CGAT ट्रांजिशन होता है। साइटोसिन ग्वानिन होना चाहिए था, लेकिन उसकी जगह एडेनिन थाइमिन हो जाता है। हाइड्रोक्सिल मीनोसाइटोसिन ग्वानिन के स्थान पर एडेनिन से पेयरिंग कर लेता है। इस प्रकार से ये चेंजेस आ जाते हैं। तो ये डिफरेंसेस है इसमें फिजिकल और केमिकल में। फिजिकल जो होते हैं वो एनलार्ज्ड फसल जो होते हैं उनमें ज़्यादा प्रभावित होते हैं, जबकि ये एनलार्ज्ड फसलों में ज़्यादा प्रभावित नहीं होते। फिजिकल में रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन होता है क्रोमोसोम का, ये लोकल होते हैं। केमिकल जो होते हैं इसमें टिश्यूज़ कट जो होते हैं वो गहरे होते हैं, ये टिश्यूज़ इंसर्शन लिमिटेड करते हैं, जल्दी ही इनके इफेक्ट शो हो जाते हैं फिजिकल के। केमिकल के धीरे धीरे होते हैं। क्रोमोसोम्स के अंदर टूट फूट कम तथा रिकॉम्बिनेशंस ज़्यादा होते हैं। केमिकल टूट फूट अधिक करते हैं, रिकॉम्बिनेशन कम करते हैं। फिजिकल जो होते हैं दीर्घ और स्थायी होते हैं, केमिकल दीर्घ और स्थायी होते हैं, लेकिन इनका ट्रीटमेंट कठिन होता है। फिजिकल जो होते हैं ये जनरली लैब्स के कारण होते हैं या और महंगे होते हैं, जबकि केमिकल जो होते हैं वो कम महंगे होते हैं। थैंक यू स्टूडेंट। ये था हमारे म्यूटाजेंस, जो कि फिज़िकल और केमिकल, इसको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है।